हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग शिक्षण की प्रकृति के बारे में अध्ययन करेंगे। शिक्षण की प्रकृति कैसी है ना, उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। शिक्षण जो है एक बौद्धिक गतिविधि है। बौद्धिक गतिविधि बौद्धिक गतिविधि का मतलब वह हमेशा बुद्धि का विकास होते रहता है। ठीक है, कुछ न कुछ सीखते रहता लोग। शिक्षण पाठक्रम एवं पाठचर्या के अनुसार होता है। शिक्षण जो है कैसी होती है, ये पाठक्रम और पाठचर्या के अनुसार होता है। पाठक्रम जो आपका कंटेंट दिया हुआ है ना, और पाठचर्या वो सारा चीज़ सीखता है कि नहीं, उसके अंतर्गत पाठचर्या के अंतर्गत ही पाठक्रम आता है। शिक्षण का वातावरण कैसा होता है, गतिशील होता है। यहाँ पे जो है शिक्षण का वातावरण कैसी होती है, गतिशील होती है। शिक्षण एक व्यवसाय या वृत्ति भी है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला विज्ञान भी है और कला दोनों है कि नहीं। अब हम बात करते हैं शिक्षण के लक्षण, है ना। शिक्षण के लक्षण के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। चलिए, शिक्षण के लक्षण जो होते हैं, इनका एक लक्षण का मतलब हुआ कि विशेष कार्य करता है। शिक्षण का लक्षण में एक विशेष प्रकार के कार्य करता है और छात्रों को अधिक से अधिक प्रेरित करता है कि नहीं। छात्रों को अधिक से अधिक प्रेरित करता है, शिक्षण के लक्षण है। क्योंकि शिक्षण तभी होगा जब छात्र को अधिक से अधिक प्रेरित करेगा। दूसरा है कि परस्पर संवादात्मक प्रक्रिया है। परस्पर संवादात्मक, जब तक शिक्षक और छात्र नहीं रहेंगे तब तक शिक्षण कार्य नहीं होगा। और यह औपचारिक भी है, अनौपचारिक भी है कि नहीं। औपचारिक भी कह सकते हैं, औपचारिक उसको कहते हैं जो शिक्षण संस्थान में दी जाती है। अनौपचारिक उसको कहते हैं जो शिक्षण संस्थान में तो दी ही जाती है, बल्कि पास पड़ोस वातावरण में सीखता है। शिक्षण से छात्रों की समझ में शिक्षण से छात्रों की समाज में तथा पर्यावरण में उसको समायोजित करने का मौका मिलता है और उसमें मदद करता है कि नहीं। ये शिक्षण है। शिक्षण के अब उद्देश्य की बात कर ले। शिक्षण के उद्देश्य जो है वो व्यवहार तथा आचरण को नया रूप देता है। व्यवहार तथा आचरण को कैसा देता है, नया रूप देता है। छात्रों को सीखने के कौशल में सुधार भी लाता है। जब छात्र सीखता है तो उसका कौशल जो है उसकी विकास में सुधार आता है कि नहीं। अनुकूल वातावरण बनाए रखता है ना। अनुकूल यानी कहने के मतलब है, अगर शिक्षा है तो वह बढ़िया से ठीक ढंग से रखेगा, और ठीक ढंग से अगर रहेगा तो हम कहेंगे कि वह शिक्षित व्यक्ति है। व्यवहारिक कौशल विकसित करने के लिए, व्यवहार से जो संबंधित बातें हैं, व्यवहार से जो है उसे पता चलता है कि इसने शिक्षण ग्रहण की है कि नहीं। जब तक कोई बच्चा सीखता नहीं है तब तक उसका व्यवहार में परिवर्तन नहीं होता है। अब आगे हम लोग बात कर लेते हैं शिक्षण के उद्देश्य, है कि नहीं। शिक्षण के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य, है ना। शिक्षण के अन्य महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है, देखिए, ज्ञान का विकास होता है। इसका शिक्षण के उद्देश्य से क्या होता है, ज्ञान का विकास कराना होता है। ये ज्ञान का विकास कहाँ से प्राप्त होगा, जब नक्शे दिखाएंगे, चार्ट दिखाएंगे, आरेख दिखाएंगे, तब वह जल्दी ज्ञान का विकास और बढ़िया से जल्दी अच्छा से पकड़ेगा, है कि नहीं। दूसरा है समझ का विकास, अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाता है। जैसे मान लीजिए किसी कथन में त्रुटि का पता लगाते हैं, तब जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को या किसी छात्र को हम गाय पर निबंध लिखने के लिए कहें, अपने से जब लिखता है तो वह पूरी तरह से संतुष्ट हो जाता है कि हम पूरा बढ़िया लिखे। लेकिन वही अगर दूसरा चेक करता है तो वह पता चलता है कि इसमें गलतियां हैं, और वहाँ पे जब सुधार करने के लिए उसको दिखाता है कि यहाँ पे तुमने ये चीज़ नहीं लिखा है, तो उस स्थिति में उसका समझ का विकास हो जाता है। कारणों और प्रभावों के बीच संबंध को पहचाना जाता है। कारण किसको कहते हैं,
उससे प्रभाव क्या पड़ता है कि नहीं। कारण मतलब क्या कारण है कि उसने गलती की, है ना। और जब गलती की तो उसमें कुछ प्रभाव पड़ेगा, है कि नहीं। तो कारण समझ लेता है और प्रभाव भी समझ लेता है, तो उसके बीच को संबंध पहचानने लगता है। और दूसरा तीसरा है अध्ययन में रुचि पैदा करना। अध्ययन में रुचि पैदा करने का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे देखिए, अध्ययन में रुचि पैदा करने का मतलब हो गया कि जो भी अगर आप संबंधित विषय है, कोई भी विषय ले लीजिए, उस पर जैसे मान लिया कि हिंदी पढ़ाते हैं, उसमें हिंदी का सारांश लिखने के लिए, कोई कविता का सारांश लिखने, तो उससे अध्ययन में रुचि पैदा होगा, है ना। जब तक रुचि नहीं पैदा होगा तब उस लेख लिख नहीं पाएगा, ठीक है ना। इसीलिए कहा गया कि अध्ययन में रुचि पैदा होना चाहिए। ऐतिहासिक नाटक होना चाहिए, ऐतिहासिक अवसर, है ना। जैसे हिस्टोरिकल नाटक हो, उससे क्या होगा, बच्चा जल्दी जल्दी सीखता है, यानी अध्ययन में रुचि लेने लगता है, तब उस समझ जाता है कि नहीं ऐसे ही होता है, और वह इंटरेस्टिंग हो जाता है। जब तक इंटरेस्टिंग नहीं होगा तब तक वह बच्चा नहीं सीख पाए। अगला है मनोवृत्ति का विकास है ना। मनोवृत्ति जो होता है अन्य धर्मों और आस्थाओं के बारे में जाना जाता है। जैसे धर्म क्या है, आस्था क्या है, इसके बारे में जब उसको समझ का विकास हो जाता है, समझिए कि मनोवृत्ति का विकास हो गया, यानी दूसरों लोगों के जीवन और विचार, है ना, के प्रति सम्मान जब दिखाएगा तो समझ जाइए कि वह मनोवृत्ति का विकास हो गया, है ना। जैसे लोगों के साथ दोस्ती बनाता है, तो दोस्ती जब भी बनाता है तो सबसे पहले व्यवहार को देखा जाता है कि उसकी व्यवहार कैसी है, फिर इधर का व्यवहार कैसा है। दोनों को आपस में जब मिलता है तो एक दूसरे को ग्रहण करता है कि नहीं। तो उससे पता चलता है कि उसकी व्यवहार अच्छी है। अब व्यवहार अच्छी का मतलब ये नहीं, जैसे कि देखिए यहाँ पे बात ये आती है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा घर दूसरे घर किसी घर के जाता है कि नहीं। अब वहाँ यहाँ से जो सीखा, है ना, अब दूसरे घर पर जाता है तो वहाँ का वातावरण, यहाँ वाला वातावरण वहाँ प्रकट करता है। अब वहाँ जैसे ही प्रकट करता है तो उसका व्यवहार का कुछ चर्चाएं चलती है कि भाई नहीं ये अच्छा लड़का है, इसका व्यवहार शिष्टाचार अच्छा है, तो उस मनोवृत्ति के। अब आइए अध्यापन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है। तो अध्यापन में शिक्षक की भूमिका देखिए, अध्यापन में शिक्षक की भूमिका क्या होता है कि अच्छा शिक्षक गुणवत्ता वाला होना चाहिए। पहला क्या होता है कि अच्छा शिक्षक गुणवत्ता वाला होना चाहिए। क्या है कि अगर शिक्षक का गुण, उसे गुण अंदर नहीं होगा तो उसमें शिक्षक उस प्रति सम्मान आदर नहीं मिलेगा। कड़ी मेहनत हो, शिक्षक हमेशा कड़ी मेहनत करता हो, है कि नहीं। दूसरा, छात्र को प्रेरित करने वाला होना चाहिए। अगर प्रेरित नहीं करता है तो समझिए कि वह शिक्षक नहीं है ठीक ढंग से, है ना। निष्पक्ष का भाव होना चाहिए। निष्पक्ष का मतलब ऐसा नहीं कि हाँ किसी ने कारण आपको दुख पहुंचाया या किसी मानसिक चोट पहुंचाया तो ऐसा नहीं कि उसके परीक्षा में वो लिखा हुआ बच्चा उसको आप फेल कर दे, है कि नहीं। तो ये निष्पक्ष का भाव भी होना चाहिए। अब अगला हम बात करते हैं, चलते हैं प्रयोग करने के लिए तैयार, है ना। प्रयोग करने के लिए मैंने तैयार क्या, यानी हमेशा तत्पर जो है से रहना चाहिए, है ना। प्रयोग करने के लिए तैयार का मतलब, प्रयोग करने के लिए तैयार, प्रयोग करने के लिए तैयार का मतलब हुआ कि आप हमेशा तत्पर होना चाहिए, है ना। बच्चा जैसे मान लें कि सिखाने के लिए है, सिखाना है, तो सर इसको नहीं आ रहा समझ, तो उसको आप दिखाइए, प्रयोग करिए कि भाई ऐसे ऐसे करना है नहीं। थोड़ा लचीलापन हो। लचीलापन का मतलब ये नहीं कि पूरी तरह से लचीला हो जाएगी ताकि बच्चा आपको समझ नहीं पाए। लचीला का मतलब यहाँ पे हुआ कि जैसे कभी कभी मनोरंजक भी होना आवश्यक है। कभी कभी अगर जैसे ज़्यादा कड़े रहेंगे तो बच्चा डर के मारे आपको से क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा, तो बढ़िया से शिक्षण नहीं ना हो पाएगा। इसलिए लचीलापन भी होना चाहिए। शायद ही कभी गुस्सा करने वाला, गुस्सा करने को लोग ज़्यादा गुस्सा नहीं, बात बताए बेटा नहीं बोला जाता है, तो उस स्तर से नहीं कहा जा सकता है कि नहीं, क्योंकि डर जाएगा बच्चा और बच्चा उस सीखने लायक नहीं हो पाएगा। छात्रों को अपमान ना करें, है ना। छात्र को अपमान नहीं करना चाहिए, तभी वो शिक्षक अच्छा कहलाएगा। विश्वसनीय भी होना चाहिए।
ऐसा होना चाहिए छात्र कि हर काम स्पष्टता से या सुनियोजित ढंग से करे, ताकि जिसे विश्वास जागे कि नहीं ये सर बहुत बढ़िया है। पाठ को रोचक बनाना होना चाहिए, यानी पाठ को हमेशा जब भी पढ़ाए इस तरह से बनाए ताकि बच्चा का मन लगा रहे। आदर्श भूमिका, दूसरी बात अच्छा संचार कौशल का विकास होना चाहिए। बोलने के लिए शैली बहुत अच्छी होनी चाहिए, ये नहीं कि मान लीजिए तुतला कर बोल रहे हैं तो बच्चा समझ ही नहीं पाएगा। अच्छा संचार भी होना चाहिए। सहकारी शिक्षण, सहकारी से ही पता चलता है कि आप एक दूसरे को सहयोग करें की भावना हो। कक्षा में ऐसी स्थिति जहां दो शिक्षक एक साथ काम करता है जिसे हम सहकारी शिक्षण के नाम से जाने जाते हैं। सहकारी शिक्षण, इसका उपयोग किसी भी कक्षा में किया जाता है ना। किसी भी कक्षा में हम लोग कर सकते हैं, याद रखिएगा। जैसे मान लिया कि एक शिक्षक क्या करता है, शिक्षा देता है, तो दूसरा उसकी सहायता करता है, शिक्षा देने में मदद करता है। एक सिखाने का काम करेगा तो दूसरा निरीक्षण का काम करेगा, है कि नहीं। ये सहकारी हो गया। अब जैसे मान लें कि जैसे एगो आप कक्षा में जा रहे हैं तो वहाँ पे एक देखिएगा मैनेजमेंट टीचर होंगे, है कि नहीं। वो सिर्फ देखभाल करते हैं, रिपोर्ट बनाते हैं, तैयार करते हैं, तो ये भी सहयोग के रूप भावना हो गया। और दूसरा है कि शिक्षक सिर्फ पढ़ाने की, स्टेशन शिक्षण, यही एक प्रकार का सहकारी शिक्षण के अंतर्गत आता है। एक वैकल्पिक शिक्षण, ये भी सहकारी शिक्षण के अंतर्गत है। स्टेशन शिक्षण और वैकल्पिक शिक्षण, हम इसकी चर्चा बाद में कर लेंगे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं सूक्ष्म शिक्षण, माइक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग क्या होता है? माइक्रो टीचिंग जो शब्द है पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्यूइट एलन के द्वारा तैयार किया गया था, है कि नहीं। जो माइक्रो टीचिंग था पहली बार 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ड्यूइट एलन के द्वारा तैयार किया गया था। यह एक प्रकार के शिक्षण प्रशिक्षण टेक्निक है। याद रखिए, माइक्रो शिक्षण क्या है? एक शिक्षण प्रशिक्षण के टेक्निक है। यह कौशल विकसित करने पर ध्यान केंद्रित करता है। माइक्रो टीचिंग ये है ना। माइक्रो टीचिंग कम से कम 5 से 10 मिनट तक होता है। कितना मिनट होता है? 5 से 10 मिनट। ब्रेंट एंड थॉमसन 1996 में कहे थे कि माइक्रो जो टीचिंग है, माइक्रो टीचिंग जिसको कहा गया है, तो माइक्रो टीचिंग ऐसी तकनीक है जिसका लक्ष्य शिक्षक उम्मीदवारों को वास्तविक कक्षा व्यवस्था के लिए तैयार करना है। यानी शिक्षा ऐसी है, माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या है कि आप 5 से 10 मिनट के लिए थोड़ा सा पढ़ाएं, वहाँ पे टेक्निक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो उससे क्या होना कि वहाँ कैसे पढ़ाना है मेन, जहाँ पे आगे नौकरी लग जाए तो उस स्थिति में आप कैसे पढ़ाएंगे। तो इसलिए आप इस समझिए कि अभ्यास के रूप में किया जाता है। माइक्रो टीचिंग के कुछ स्टेप है। स्टेप क्या है? पहले योजना बनाएंगे, फिर उसके बाद प्रस्तुति करेंगे, फिर फीडबैक तैयार होगा, फिर जब फीडबैक होगा तो उसमें कुछ कमी आ जाएगी, है कि नहीं। पढ़ाने से पहले योजना बनाना पड़ेगा। योजना जब बना लिए तो उसका प्रस्तुति करिए, और प्रस्तुति जब करिएगा तो उसमें कुछ फीडबैक मिलेगा, सही गलत या कहीं कमी का, तो उसको फिर से योजना बनाइए, आप फिर से प्रस्तुत कीजिए, फिर से प्रतिक्रिया दीजिए। ये हो गया। ये 5 से 10 मिनट के लिए होता है, याद रखिएगा 5 से 10 मिनट के लिए होता है, ये ध्यान रखना। अब बात हम आगे की करते हैं, ठीक है। चलिए माइक्रो टीचिंग अब देख लेते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या है? उसमें था माइक्रो टीचिंग, इसमें था मैक्रो टीचिंग। तो माइक्रो टीचिंग जो है इसमें एक शिक्षक एक विस्तारित अवधि के लिए एक समय में पूरी कक्षा को निर्देशित करता है। माइक्रो टीचिंग से बड़ा होता है, यानी इसमें शिक्षक एक पूरा तरह से अवधि के लिए, यानी पूरा विस्तार पूर्वक से पढ़ाएगा, है कि नहीं। अब एक समय में पढ़ाता है ना, यानी पूरी तरह से एक विस्तारित अवधि के लिए मैंने पूरा तैयार करके पूरा पढ़ाता है एक समय में। यह 10 मिनट से अधिक होता है, 10 मिनट तक माइक्रो टीचिंग और 10 मिनट से अधिक मैक्रो टीचिंग। इसका उपयोग नई अवधारणा का विकसित करना, है ना, जैसे नए कौशल को जोड़ना, है कि नहीं, ये आता है। अब आइए टीम शिक्षण। टीम टीचिंग क्या है? टीम टीचिंग एक टीम के रूप में काम करने वाले और पढ़ाने वाले शिक्षक को समूह में, यानी ये एक टीम के रूप में होना चाहिए। काम करने वाले जो शिक्षक है, पढ़ाने वाले शिक्षक,
का एक समूह होता है। टीम शिक्षण में कम से कम 2 से 5 व्यक्ति को होना आवश्यक है। यानी टीम शिक्षण जब कराएंगे तो 2 से 5 शिक्षक उसमें अनिवार्य है। यानी छात्रों को समूह को पढ़ाने का काम करता है, समूह में पढ़ाने का काम करता है। अब आइए प्रश्न शिक्षण में तकनीक क्या होता है। पार्कर कहते हैं, क्या कहते हैं कि पूछताछ सभी शिक्षित गतिविधियों की कुंजी है। पूछताछ क्या है? सभी शिक्षित गतिविधियों की कुंजी माना गया है। अब हम कुछ बात करेंगे पूछताछ के उद्देश्य, इसकी हम चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में, है कि नहीं? तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, है ना? तो आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।